हेलो एवरीवन, ये हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो हो चुका है, उम्मीद है आप वो तीनों वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आज 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, 3 टॉपिक में हमारा होगा ईएमएफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्ट मीटर और एमीटर। ठीक है, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। ईएमएफ अभी क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ को समझने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन को एकदम बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसकी वजह से उस चीज को हमको समझाने की वजह से पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ईएमएफ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईएमएफ से। पहला हमारा आज का टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ की अगर बात करें तो ईएमएफ का भी जो हमारा यूनिट होता है, ठीक है, ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, वो भी वोल्ट ही होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है ना, फिर ईएमएफ का भी वही होता है। तो फिर क्या इसमें अलग है कि हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। फिर से हम सीरीज कॉम्बिनेशन का हम रजिस्टर एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2 ही बना रहे हैं, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है। इसको हम खुद से ले लेते हैं, इसको 4 वोल्ट लेते हैं, सॉरी वोल्ट नहीं, ओम, 4 ओम और इसे 2 ओम लेते हैं। ठीक है, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालने आ ही चुका है कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 4 + 2 6 ओम हो जाएगा और हमारे पास वोल्टेज इतने का है। ठीक है, और करंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से कौन से फॉर्मूले की मदद से, वो है ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे हम अगर ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो सबसे पहले हमको आर चाहिए ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ हमारा, R1 प्लस R2, वो हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 ओम। क्लियर। और हमारे पास वोल्टेज कितना है, बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो है 12 वोल्ट का, तो करंट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू IR। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओम्स लॉ है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। V है हमारा 12 और टोटल रेजिस्टेंस है 6, तो हमारा कितना आया, 2 एम्पियर का करंट आया। यानी कि यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट होगा, यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट सेम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही रास्ता है, जितना करंट यहां से इंटर करेगा, एक्चुअल में हम उल्टा बोल रहे हैं, हमको ये बोलना चाहिए कि जितना करंट यहां से बाहर निकलेगा उतना ही करंट यहां से अलाउ होगा अंदर इंटर करने के लिए। ठीक है, अब यहां से कितना बाहर इंटर करेगा, सॉरी बाहर निकलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इस और इस रेजिस्टेंस पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को कम फ्लो करने देगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमें करंट क्या मिल गया, इतना मिल गया। लेकिन करंट तो सेम होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वोल्टेज क्या सेम होता है कि नहीं होता, होता है। लेकिन अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होता ना तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम होता, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब दोनों का वोल्टेज को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अकेला इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया, जो 4 ओम के थ्रू भी 2 एम्पियर ही करंट होगा और 2 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी क्या होगा, 2 एम्पियर का ही करंट होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितने का होता है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप यानी कि अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये वोल्ट मीटर कितने का रीडिंग देगा, तो V इज इक्वल टू IR। I कितना है हमारे पास, 2 और रेजिस्टेंस है 4, तो हमको मिलेगा 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ अगर हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो यहाँ का वोल्ट मीटर हमें कितना रीडिंग देगा, इसको हम V1 लिखते हैं, इसको V2 लिखते हैं। यहाँ का वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा 2 × 2 यानी कि V इज इक्वल टू IR। I है हमारा 2 और रेजिस्टेंस है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। देखिए यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि 8 वोल्ट और 4 वोल्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 वोल्ट। ठीक है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो रहा है। यानी कि थोड़ा सा और इसको आगे अगर हम समझें तो यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना, ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि यहां के और यहां के पोटेंशियल में 8 वोल्ट का अंतर है, 8 वोल्ट का अंतर है, उससे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा हायर पोटेंशियल है ना वो 12 वोल्ट पे है और लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है।
ठीक है, ये मान लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 12 वोल्ट 0, हो सकता है कि ये 18 पर हो और ये 6 हो, बस इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 12 होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, तो यहां से जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता है तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक 12 वोल्ट, यहां भी 12 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि यहां का पोटेंशियल, हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं, इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट का होगा। ठीक है, यहां का 12 वोल्ट है और इसके बीच का अंतर कितने का है, 8 वोल्ट का है। अगर यहां 12 वोल्ट है और ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर रहा है, जबकि ये हम 12 वोल्ट जो लिखे हैं ना इस जगह का पोटेंशियल लिखे हैं। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में अगर 8 वोल्ट का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कितना होना चाहिए, यहां कितना होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 वोल्ट का है, ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पर होना चाहिए 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट होना चाहिए, तो यानी कि 12 से और 4 दोनों में कितने का अंतर है, 8 वोल्ट का। यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है ना इसके यहां से पोटेंशियल ड्रॉप करके कहां 12 से कितना घटा के कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया। फिर यहां पर क्या करेगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल यानी कि हर बार उतना पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, तो 4 वोल्ट से पोटेंशियल को ड्रॉप करके कर देगा यहां पर 0, तो यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 4 वोल्ट। क्लियर, यानी कि जब जब रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होता है। ठीक है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को कितने का मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का मिल रहा है, इसको मिल रहा है 8 वोल्ट का। समझ रही बात को ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस ना होता तो इसको पूरा का पूरा कितना मिलता, 12 वोल्ट मिलता है कि नहीं। ये रेजिस्टेंस नहीं होता, इस रेजिस्टेंस को कितना मिलता है, 12 वोल्ट। लेकिन दिक्कत यहां क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस बीच में आने की वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप किया, और पोटेंशियल ड्रॉप करने के बाद ठीक है जो इसको मिला वही इसको इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किया और इसको कितना मिला, अब यहां पर 4 हो चुका है, अब 4 और 0 के बीच में पोटेंशियल यानी कि इसको 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अब ईएमएफ से इसको क्या लेना देना है, ठीक है समझते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि सारा वायर जो होता है ना सबके पास रेजिस्टेंस होता है, हर चीज के पास रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो हम लोग वायर यूज करते हैं ठीक है कॉपर का, इसके वायर जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब बैटरी बनाया जाता है ना तो बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, खुद का। ठीक है, यानी कि बैटरी के अंदर ही वो रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि बाहर है। लेकिन दिखाने के लिए हम लोग जो बैटरी का रेजिस्टेंस होता है ना उसे हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, यानी कि जस्ट बैटरी के बगल में दिखा देते हैं। ठीक है, अब बैटरी के अंदर इस रेजिस्टेंस को कैसे दिखा सकते हैं, जो बैटरी का रेजिस्टेंस है जस्ट इसके हम बाहर दिखाते हैं। समझ आ रही बात। तो अब क्या होगा, इस साइड दिखाएं या फिर इस साइड, चलिए हम इसको इस साइड दिखाते हैं। ठीक है, यहां पर दिखाते हैं, यहां पे अगर यहां का है हमारा 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट वही चीज लेते हैं, और यहां पर है हमारा 0 वोल्ट। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल। अब यहां से ये भले ही कितना भी छोटा रेजिस्टेंस क्यों ना हो, ठीक है हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर पाए, लेकिन मिनिमाइज ही कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमाइज करेंगे तो कुछ भी तो रेजिस्टेंस होगा, तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप करके यहां पर जब ये पहुंचेगा, जिस तरह क्या हो रहा था एक रेजिस्टेंस को ये पार कर रहा था ना तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, उसी तरीके से बैटरी के अंदर से जब ये करंट निकलेगा तो वहीं पर यानी कि बैटरी के अंदर ही एक रेजिस्टेंस से होके गुजरना पड़ेगा, तो वहां पर हमारा 12 वोल्ट बाहर नहीं आएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होके आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कितने का ड्रॉप हो रहा है, 0.5 वोल्ट का, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी छोटा होता है, ये बाहर वाले रेजिस्टेंस कितना बड़ा नहीं होता, काफी छोटा हो, तो मान के चलते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 0.5 वोल्ट का। ठीक है, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहां पर अगर 12 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, इस जगह का जो पोटेंशियल होगा 11.5 वोल्ट होगा। समझ आ रही बात। इस जगह यानी कि यहां बैटरी से जो कनेक्टेड है, यहां से हम मानते हैं यहां पर बैटरी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 12 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यहां पर यहां जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो बाहर हमको कितना मिलेगा, 11.5 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हम कोई भी वायर को कनेक्ट करेंगे तो यहीं से कनेक्ट कर पाएंगे, यानी किसी भी डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे तो यहां से कर पाएंगे, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हटा नहीं सकते हैं,
इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नहीं हटा सकते हैं। हम कभी भी कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसके साथ कोई भी डिवाइस सीरीज में ही कनेक्ट होगा, पैरेलल में हम कर ही नहीं पाएंगे, उसके साथ वो सीरीज में ही होगा। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हमको जो है ना 12 वोल्ट हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 11.5 वोल्ट मिल रहा है। समझ आ रही है बात? 11.5 वोल्ट मिल रहा है, जबकि बैटरी प्रोड्यूस कितने कर रहा है? 12 वोल्ट का। और बैटरी के अंदर ही एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो थोड़ा सा उसके पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है क्योंकि उसके रेजिस्टेंस की वजह से, और हमको जो बाहर मिलेगा बचा हुआ पोटेंशियल, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी जो प्रोड्यूस कर रहा है, बैटरी जो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। समझ आ रही है ना? यानी कि इस रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें, ये वाले रेजिस्टेंस को हटाने के बाद जो बैटरी एक्चुअल में पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा, दोनों बस नाम अलग अलग दिया गया है, नाम अलग, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, अगर हम कहीं कहीं डेफिनेशन ये लिखा रहता है कि अगर करंट पास नहीं करे, इसके थ्रू करंट पास नहीं करे, तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। समझ आ रही है ना? ठीक है, तो वो डेफिनेशन से बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है। तो इसका इक्वेशन हम एक बता देते हैं कि जो हमारा ईएमएफ होता है ना, वो हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होगा। ईएमएफ जो होगा हमारा वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, ईएमएफ हमारा जो बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको बाहर मिल रहा है, बाहर मिलने का क्या मतलब हुआ कि थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और जो बैटरी प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा, तो हम क्या आगे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। ठीक है, यानी कि जितना हमको पोटेंशियल डिफरेंस बाहर मिला उसमें आई आर ऐड करेंगे। आई आर क्या है? आई आर इस रेजिस्टेंस के द्वारा पोटेंशियल ड्रॉप है। हम कहते हैं जो तुम ड्रॉप किए हो उसको भी हम क्या करते हैं? वापस से ऐड कर देते हैं। यानी कि हमको बाहर कितना मिला? हमको बाहर मिला 11.5 वोल्ट। यानी कि अगर हम बैटरी को किसी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइस को कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? 11.5, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना 0.5 ड्रॉप कर चुका है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि एक्चुअल में कितना था। तो 11.5 में हम क्या करेंगे? जितना ये ड्रॉप कर दिया है उतने को हम ऐड कर देंगे, तो कितना ड्रॉप किया है? 0.5 ड्रॉप किया है, तो हमको मिल जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट हो गया हमारा। एक्चुअल में लिखा जाता है यहाँ पर ना, तो हम कोई भी चीज लिखा रहा 12 वोल्ट, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि पोटेंशियल क्या कहते हैं ईएमएफ दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, जब वैसा क्वेश्चन आता है ना कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को इतना हमको कंसीडर करना है, उस कंडीशन में ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ईएमएफ, नहीं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया अंतर। देखिए, एक और एग्जांपल हम देकर समझाने की कोशिश करते हैं। ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ टोटल, जैसे मान ले कि हमको घर से पैसा मिला कोई भी सामान खरीदने के लिए, समझ आ रही है ना? कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा मिलता है, जो टोटल पैसा हमको घर से मिला है ना, वो ये है ईएमएफ। ठीक है, और दूसरी बात है, ये जो V है ना, ये V क्या है? हम सामान घर खरीद के उतने पैसे का घर लाते हैं, लेकिन जो IR है हम खुद खर्च कर जाते हैं। समझ आ रही है ना? हमको पैसा मिला क्या करने के लिए? सामान को खरीद, बाजार से जाके सामान लाने के लिए। ठीक है, तो हम घर के लिए सामान इस V के बराबर लाएं और IR हम क्या कर गए? खुद खर्च कर गए। समझ आ रही बात? तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि हमको घर से पैसा कितना मिला था, तो हमको घर से पैसा कितना मिला था? हम जितने का सामान लाएं और जितना हम खुद खर्च कर गए, दोनों को ऐड करेंगे तब ना टोटल पैसे के बराबर होगा। उसी तरह ईएमएफ यही कहता है कि बैटरी कहता है कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किए, उसके बाद उसके बैटरी के अंदर वाला ही रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत घटा देता है। समझ आ रही है ना? और घटाने के बाद जो हमें बाहर मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अगर जो ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या है? जो बैटरी एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा एनर्जी घटे, यानी पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है ना, अगर उसको हटा दे, पोटेंशियल ड्रॉप ना करने दे या फिर उसको ऐड कर दे हम, तो वो होता है ईएमएफ। क्लियर? और ये है हमारा मेन इक्वेशन। ईएमएफ इसको इससे रिप्रेजेंट किया था, ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। और ये जो आर है ना, वो किस चीज का रेजिस्टेंस है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और करंट तो है ही, यानी कि करंट जो फ्लो करेगा उसके बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ करंट फ्लो कर रहा था ना, तो इसके क्रॉस कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था? करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इतना, तो इतने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो इसको कितने का मिला? 4 वोल्ट का। अगर 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो टोटल 12 के बराबर आ ही रहा है। समझ आ रही बात? तो उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। क्लियर? उम्मीद है ईएमएफ समझ में आ गया होगा।
ठीक है। ऐसे ईएमएफ हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ाने के बाद बहुत सारा चीज थोड़ा हमको बताना है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन वाला चीज भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम पढ़ाएंगे तभी जाकर दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं सबसे सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? यानी कि एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी से दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, हम यहां पर दो बना देते हैं, चलिए 3 बना देते हैं इसको, ठीक है। फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहां से करंट जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी करंट जाएगा, यहां करंट जाएगा और यहां करंट जाएगा, ठीक है। अब इसमें करंट जो जाएगा वो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें जो करंट जाएगा वो इस पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस जो है इस बैटरी से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अब सीरीज में क्या हो रहा था कि एक रेजिस्टेंस यहां लग गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। अब इसको कितना करंट मिलेगा वो इस पे भी तो निर्भर करता है। अगर ये कुछ चार्जेस को रोकने लगेगा तो इसको पूरी तरीके से उतना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट नहीं मिल पाएगा, समझ हमारी बात ना। तो सीरीज में यही दिक्कत होता है। लेकिन पैरेलल में क्या है, इसके रास्ते में ये नहीं आ रहा है और इसके रास्ते में ये नहीं है, तीनों का अलग अलग रास्ता है, सीधी सी बात। बस ऐसे ही समझना है कि तीनों का अलग अलग रास्ता है और किसी के रास्ते में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे आपस में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अगर हम यहां लगा दिए एक और रेजिस्टेंस तो ये कहलाएगा, तीनों तो अभी भी पैरेलल में है, लेकिन ये तीनों जो है इसके साथ सीरीज में है, क्योंकि इसमें करंट जाने से पहले इसके थ्रू होके जाना चाहिए। सीरीज का तो ये हमारा ना क्या कहते हैं डेफिनेशन है कि सीरीज में जो होता है इसमें जो करंट जाएगा वो इसके थ्रू होके जाएगा, सही हमारी बात। तो इसीलिए हम इसको सीरीज बोलते हैं और ये कहलाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिलता है। जैसे सीरीज में हमें क्या मिल रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल रहा था, सब में करंट बराबर मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि वो सेम सोर्स से कनेक्टेड है, सेम सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बीच में कोई दूसरा चीज नहीं आ रहा, तो तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर मिलेगा। अगर ये 6 वोल्ट का हुआ तो इसको भी 6 वोल्ट का मिला, क्यों, देखिए ये 6 वोल्ट का हुआ तो इधर पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट, इधर हमारा पोटेंशियल 6 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, ठीक है। समझने के लिए लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा 6 और 0 होगा, ठीक है। 6 वोल्ट और 0 वोल्ट हुआ, तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये भी 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है वो भी 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। यानी कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम सेम है, ठीक है। अगर इसीलिए हम पोटेंशियल वाली चीज बताए थे, हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहला वीडियो में हम इस चीज को कवर किए हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, ठीक है, इसका उससे भी कम हुआ, तो सारे क्या करेंगे, अलग अलग करंट को पास करने देंगे, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना कि V इक्वल टू आई आर के अगर हिसाब से देखें, ठीक है, तो वोल्टेज तो सेम है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस किसी का ज्यादा होगा तो करंट ऑब्वियस सी बात है कम होगा, ठीक है। किसी इसका अगर रेजिस्टेंस कम है तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट को फ्लो करने का अलाउ करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक चांस बनता है कि तीनों में करंट सेम होगा, ये चांस बनता है, कब होगा, जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होगा। जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होगा तो सब में क्या होगा, करंट सेम जाएगा, समझ आ रही बात। लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो तीनों में करंट सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। हम बनाने वाले हैं इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए हम 6 वोल्ट लेके नहीं चलेंगे, बस इसका हम क्या लिखेंगे, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं,
हाँ, इसको भी मिटा देते हैं। ये हो गया वोल्टेज इतना दिया जा रहा है और करंट कुछ ना कुछ जाएगा I, ठीक है, और यहां से I जाएगा तो तीनों में अलग अलग जाएगा। मान के चलते हैं यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, तभी तो हम नाम अलग अलग दिए हैं, R1 R2 R3, तीनों को हम R1 R1 लिखते, ठीक है। तो तीनों अलग अलग है, तो यहां से I जाएगा तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3। समझ आ रही बात नहीं? यानी कि सीधी सी बात है, ऐसे हमको समझना है कि ये जो है ना चार्ज का एक टैंक है, ठीक है। ये बैटरी जो है एक तरह का चार्ज का टैंक है, ठीक है। जिस तरह से टैंक जो होता है वाटर टैंक, उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। तो अगर पानी भरा हुआ, इससे हमको क्या मिल रहा है? वाटर का फ्लो जा रहा है, समझ आ रही है ना? वाटर का फ्लो जा रहा है, वाटर का फ्लो जाने के बाद यहां से जितना पानी जाएगा इसी में से तीनों में बट रहा है ना, यानी कि जितना वाटर इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा, और तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। प्रेशर तीनों में बराबर होगा, यानी कि जो टैंक है ना तीनों में क्या कर रहा है? प्रेशर बराबर लगा रहा है, यानी कि वही प्रेशर हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो बैटरी चार्ज को पुश करने का जो प्रेशर लगाता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से जब प्रेशर करेगा तो तीनों को प्रेशर बराबर मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज अगर यहां से जा रहा है जितने, अगर मान लें कि यहां से 10 गया, यहां से जो चार्ज नंबर ऑफ चार्ज जो है पर सेकेंड वो 10 जा रहा है, तो इसमें मान लेते हैं 2 चला गया, इसमें 3 चला गया, इसमें 5 चला गया, चार्ज तो बटेगा ही ना। तो उसी तरीके से यहां से जितने करंट होगा, जितना भी यहां से करंट जाएगा उसी में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो हम क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता तो उतना और आगे हम ऐड करते चले जाते, ठीक है। जितना जरूरत है उतना हम करेंगे, तो हम 3 के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, हम इक्वेशन जानते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R, क्लियर। तो ये I क्या है? ये I टोटल I है, ठीक है, टोटल। तो ये I जो जाएगा यहां से करंट, वो किसके हिसाब से? तीनों के हिसाब से जाएगा, यानी कि जितना ये सब तीनों अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से यहां से करंट पास करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस I के जगह पर हम लिखेंगे V बाई R, यानी कि यहां से करंट कितना जाएगा? जैसे मतलब बैटरी है, बैटरी को महसूस हो रहा है जितना रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से करंट यहां से पास करेगा, समझ आ रही है ना। तो इसको जो रेजिस्टेंस महसूस होगा वो तीनों को एक जैसा, तीनों को एक जैसे नहीं कि बराबर बराबर नहीं, तीनों के बदले वो एक रेजिस्टेंस महसूस करता है। उसको नहीं मतलब है कि आगे जाके कितना कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस बैटरी को जितना रेजिस्टेंस महसूस होता है उसी को हम लोग आर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इस बैटरी को क्या महसूस होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्या अप्लाई कर रहा है और करंट जा रहा है इतना। उसको फाइनली इसी से मतलब है ना कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए और कितना करंट को पास करने दिया जा रहा है, वही इसके लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। वो तीनों को अलग अलग नहीं देखता है, डायरेक्टली बस ये देखता है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए और कितना करंट को पास करने दे रहा है, उसके हिसाब से V इक्वल टू आई आर से कैलकुलेट करके बैटरी अपने आप से रेजिस्टेंस निकाल लेता है। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बैटरी के लिए हमारा जो करंट होगा, ठीक है, करंट को अगर हम लिखते हैं तो V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। अब देखते हैं I1, इसमें I1 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ही लग रहा है इसके थ्रू, थोड़ा गलती हो गया, इसको हम I1, इसके थ्रू हम I1 कर देते हैं और ये I2 और ये I3, ठीक है, क्योंकि R1 है ना, R1 के साथ I1 कर दिया, ठीक है। इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है R1 को भी V ही मिल रहा है, समझ आ रही है ना। तो I1 जो होगा वो क्या होगा? V बाई R1 होगा, ठीक है, V बाई R1, क्योंकि V सेम है इसलिए हम V1 V2 नहीं लिख रहे हैं, प्लस और जो I2 है वो क्या होगा? यहां भी V ही होगा क्योंकि सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, V बाई R2 प्लस V बाई R3, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे? V बाई R यहां हो गया और ये R टोटल R है इसलिए हम लोग इसको R इक्विवेलेंट भी लिखते हैं और यहां से हम V को कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, 1 बाई R3, ठीक है। अब देखिए ये V और V कैंसिल हो गया तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 जितना तक रेजिस्टेंस है उतने तक हम इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि R3 क्या 10 तक है, 20 तक है, जितने तक है हम उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं पैरेलली, ठीक है। अगर हम किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सबको ऐड करने का यही तरीका है, ठीक है। सीरीज वाला तो सबको याद आ रहा है ना, सीरीज में क्या था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2,
ठीक है, प्लस R3, ये डायरेक्टली हमें ऐड कर दो पूरा एल्जेब्रिकली सीधा, ठीक है। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ ये चालाकी नहीं करना है कि इसको हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, नहीं, ये नहीं कर सकते हम, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ऐड करना, जब ये ऐड हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ये अगर ऐड हो जाएगा, उसके बाद फाइनली हमको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे हम करके बता रहे हैं और ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फिगर साफ साफ बना लेना है, उसके बाद ये इक्वेशन R इक्विवेलेंट निकालने का हो गया। इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। हाँ, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम 2 ओम, इसे हम 3 ओम और इसे हम ले लेते हैं 4 ओम, ठीक है। और यहाँ हम बैटरी ले लेते हैं 12 वोल्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, डेसिमल में आ सकता है। अब हमको क्या करना है, इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद यहाँ करंट निकालना है। अगर यहाँ का करंट हमें अगर फाइंड करना है ना, इस जगह का करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे तब निकालेंगे। नहीं तो अगर इसके थ्रू हमें करंट निकालना था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कितने का मिल रहा है, 12 वोल्ट का, और 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है। तो इसके थ्रू हम करंट निकाल सकते हैं, V = IR। इसको भी I2 यहाँ अगर हमें निकालना है तो इसको भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का ही मिल रहा है और रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का है। फिर यहाँ भी अगर बात करते हैं, इसको भी 12 वोल्ट का मिल रहा है और रेजिस्टेंस 4 ओम का है। तो सबके थ्रू हम करंट निकाल लेंगे और तीनों करंट को अगर हम ऐड करेंगे ना तो इसके करंट के बराबर होगा। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है कि तीनों के रेजिस्टेंस के बदले हम कोई एक रेजिस्टेंस रखेंगे, फिर वहां हम V = IR लगा देंगे और हमको करंट मिल जाएगा। दोनों में से कोई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, चलिए पहले हम ये वाला तरीका ही लगा के दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग हम निकालते हैं। तो अगर हम V = IR इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिल रहा है, I ही हम लिख लेते हैं, I = V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको 12 वोल्ट का मिल रहा है और रेजिस्टेंस कितने का है, 2 है। तो 6 एम्पियर का करंट इसके थ्रू, ठीक है, ये I1 है। I2 निकालेंगे तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट का ही मिल रहा है और रेजिस्टेंस कितने का है, 3 का है। तो इसको कितना, 4 एम्पियर, ठीक है। और अगर I3 की बात करें तो I3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है 12 वोल्ट का और रेजिस्टेंस हो जा रहा है 4, तो ये हो गया 3 एम्पियर, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 अभी हम बताए थे, जो टोटल करंट होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिलके क्या होंगे, फिर इसमें आने वाले हैं ना कि यहाँ का जो करंट होगा वही यहाँ का करंट होगा, क्योंकि यहाँ से जितना इंटर करेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन तीनों में आके बट जा रहा है, लेकिन बटने के बावजूद जब ये वापस से सब तीनों के तीनों मिलेगा तो फिर वापस I के बराबर होगा जितना इधर था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I = I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो हमें टोटल करंट कितना मिल जा रहा है, ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 13 एम्पियर, ठीक है। 6 4 10 10 और प्लस 3 13 एम्पियर। टोटल करंट हमें 13 एम्पियर मिल गया, सही हमारी बात। अब 13 एम्पियर मिल गया तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V = IR लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो R हमें मिलेगा, अब तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 12 वोल्ट का लग रहा है। करंट हमें कितना का है, 13 का है, और रेजिस्टेंस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R = क्या हो जाएगा, 12/30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। हम ये दूसरे तरीके से निकाले हैं, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसमें भी हमारा 12/30 नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, यहां लिख देते हैं हम वैल्यू R = 12/30, इसको मिटा। अब दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट = ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। समझ आ रही है ना। R1 कितना है, 2 ओम, R2 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ हम कर दिए 1/2, सबका एलसीएम कितना होगा, साफ साफ मालूम चल रहा है 12 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और यहाँ कितना होगा 4 और यहाँ कितना होगा
13, ठीक है। ये वापस से ऐड हो गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 13/12, 13/12। लेकिन ये अब ये नहीं सोचना है कि ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है ना 1/r इक्विवेलेंट का आ रहा है। अगर हमें r इक्विवेलेंट चाहिए तो दोनों तरफ हमें रेसिप्रोकल करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा 12/13। दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। उस केस में भी अगर हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे कितना 12/13 ओम, और यहां पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 12/13 ओम। क्लियर। अब हमको ये एहसास करना है कि 12/13 एक्चुअली बहुत छोटा वैल्यू है कि नहीं, यानी कि 1 से भी छोटा वैल्यू है। 12/13 1 से भी छोटा वैल्यू है। अब ये क्या कोई भी 1 के बराबर है, 1 भी नहीं है, यानी कि 1 से बड़ा 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम। तो फिर क्यों तीनों मिल के इतना छोटा वैल्यू क्यों आ रहा है, ठीक है। पैरेलल में ये बात अब हमको हमेशा याद रखना है कि पैरेलल में कितने भी छोटे और उसके साथ कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस को हम ऐड करें, तो जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम अभी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। ये बात को हमको गौर करना है, ठीक है। जैसे मान लो सीरीज में अगर हम करते हैं, सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज में एक हम लेते हैं 10 ओम का और दूसरा लेते हैं चलिए 100 ओम का लेते हैं, ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 110 ओम मिलेगा। 10 + 10 110 ओम, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट सीरीज में आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है। हमारी बात ना, सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आता है। चाहे हम कितना भी छोटा वैल्यू को कितने भी बड़े वैल्यू के साथ क्यों ना ऐड कर ले। एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। हम पैरेलल वाला एक और एग्जांपल हम देते हैं। इसमें ये एग्जांपल है, तो हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस जो है 1 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस हम लेते हैं 100 ओम का, ठीक है कि नहीं। 100 गुने का डिफरेंस है, 100 गुने का डिफरेंस है। फिर भी हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 के साथ हम उससे 100 गुने बड़े रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये एडिशन कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा 1 से भी छोटा आएगा। चलिए देखते रहिए, हम बता रहे। तो 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ठीक है। सॉरी है ही नहीं, 2 ही है, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 + 1/100। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100, और यहां हो गया 100 + 1, ये हो गया 101/100, 101/100। लेकिन ये आर इक्विवेलेंट नहीं है, 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 100/101। अब ये बताना है कि ये 100/101 एक से बड़ा है या छोटा है। ये ऊपर वाला वैल्यू छोटा है नीचे से। 1 कब होता, जब ऊपर भी 101 रहता और नीचे भी 101 रहता, तब इसका वैल्यू 1 आता। लेकिन ऊपर वाला वैल्यू 101 से कम है, यानी कि 100 है, और 100/101 यानी कि क्या होगा <1 आएगा। अब आया कि नहीं आया। इतना बड़ा वैल्यू हम कर रहे हैं इतने छोटे के साथ, फिर भी आर इक्विवेलेंट 1 से बढ़ा नहीं पा रहा और छोटा ही हो जा रहा। इसके पीछे का कारण क्या है हम बताते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज और पैरेलल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज में हम पैरेलल में हम कितने भी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, ठीक है। चलिए इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से थोड़ा फील आएगा उससे। ये तो हम बस फॉर्मूले रख दे रहे हैं, काम हो जा रहा है, लेकिन फील नहीं आ रहा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बनाए और बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी जितने भी वोल्ट का है उससे हमको अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक हम लोग V = IR, जो ओम्स लॉ हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग को मालूम है ना कि अगर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को सेम रखेंगे, वोल्टेज को सेम रखेंगे और रेजिस्टेंस को बदलते जा रहे हैं, यानी कि एक पहले छोटा रेजिस्टेंस फिर बड़ा रेजिस्टेंस, उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट घटेगा। तो अब बैटरी को क्या महसूस हो रहा है कि हम वोल्टेज तो उतना ही रख रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज तो उतना ही रख रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। तो अब बैटरी को महसूस हो रहा है कि करंट घटने का मतलब क्या होगा। वोल्टेज तो हम 12 वोल्ट ही दे रहे हैं, तो जितना भी वोल्ट हो, लेकिन करंट बढ़ने का क्या मतलब हुआ। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि उसके चार्ज को रोकने का जो रेजिस्टेंस था वो घट रहा होगा। समझ आ रही है ना। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट रहा होगा।
अगर करंट घट रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, यानी कि बैटरी को केवल महसूस होता है रेजिस्टेंस उसके अपने करंट की वजह से ही। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा हो और बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके थ्रू जितने भी चार्ज जा रहे होंगे, जितने भी चार्ज यानी कि क्यू पर यूनिट टाइम जा रहा होगा। ठीक है, यही करंट होता है ना, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इतने करंट इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो इसको हर सेकंड क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा था। समझ में आ रही है। अब हम क्या किए, इसको हम छोटा सा रेजिस्टेंस ही मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1 ओम का है। ठीक है, अब इसके साथ हम बहुत बहुत बड़ा वैल्यू रेजिस्टेंस का ऐड करते हैं। ठीक है, इसके साथ बहुत बड़ा वैल्यू यानी कि 1000 ओम का पास। क्लियर, 1000 का लगाते हैं। तो अगर इसके साथ हम ये लगा रहे हैं ना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने की वजह से इसमें घटेगा बढ़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको जितना वोल्टेज मिल रहा था पैरेलल में है ना, पैरेलल में है तो इसको जितना वोल्टेज मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, और इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो अब क्या होगा कि इसके थ्रू क्यू चार्ज जो है ना पर यूनिट टाइम पास कर रहा था, तो हर सेकंड इसको कितना मिल रहा था, क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसके आने की वजह से ये भले ही चार्ज को बहुत कम पास करने दे, बहुत कम पास करने, यानी कि मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला क्यू है ना वो है, मान के चलो कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो ये 100 ना मान के वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट टाइम पास करने दे रहा है। तो पहले इसके थ्रू चार्ज कितना आ रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड आ रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, एक ही इलेक्ट्रॉन को हर सेकेंड बढ़ाया ना, यानी कि यहां से जो हमको हर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, एक सेकेंड हर सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड ये भी एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा, इससे अब इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अब इसको जो चार्ज मिलेगा यानी कि नंबर ऑफ चार्ज मिलेगा हर सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, 101 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तब इसको लगा नंबर ऑफ चार्ज हर सेकेंड अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रहा है। तो इसको करंट बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, फिर भी करंट कैसे बढ़ गया, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस घट रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस हम लगाए हैं, फिर भी बैटरी को क्या महसूस हो रहा है कि रेजिस्टेंस घट रहा है। समझ में आ रही बात। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कितने भी बड़े रेजिस्टेंस को हम पैरेलली ऐड कर ले, वो ओवरऑल रेजिस्टेंस घटाएगा ही, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, अब यहां से दोनों चीज को हमको समझना है। तो सीरीज में क्या करना है, हम सीरीज में कितने भी छोटे रेजिस्टेंस को हम ऐड करें वो रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा ही। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है कुछ 1000 ओम का, ठीक है, और इसके आगे हम ऐड करते हैं 0.5 ओम, तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि ये रेजिस्टेंस को घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं और घटा ही देगा इतना छोटा रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से? नहीं, भले ही कितना भी छोटा क्यों ना वैल्यू हो, ये थोड़ा बहुत जितना वैल्यू है उतना बढ़ाएगा ही रेजिस्टेंस। तो जो आर इक्विवेलेंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1000.5 ओम होगा। थोड़ा तो बढ़ा, भले ही थोड़ा सा बढ़ा लेकिन बढ़ा। समझ आ रही है ना। तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है, और भले ही कितना छोटा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हम पैरेलली ऐड कर लेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा जो आएगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम ही आएगा। समझ आ रही बात। तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस को पैरेलली ऐड किया जाए तो रेजिस्टेंस घटता है, और रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब इस चीज को हम इतना जोर देके क्यों बताए हैं, क्योंकि एक चीज हम बताने जा रहे हैं जो चीज पढ़ाया जा चुका है, लेकिन उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये पे क्लियर हो जाएगा। जो लेंथ है, जैसे मान लो कि वायर का ये हमारा लेंथ है, ठीक है, तो हर सब मटेरियल के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना। तो अब इसके पास जितना भी रेजिस्टेंस है, अगर हम लेंथ के और बढ़ा रहे हैं, लेंथ को और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा लेंथ जितना बढ़ रहा है तो हमारा लेंथ क्या हो रहा है, पहले वाले वायर के साथ ये सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। और सीरीज में भले ही कितना छोटा क्यों ना रेजिस्टेंस हो, उसका रेजिस्टेंस बढ़ बढ़ के ज्यादा ही होता चला जाता है। समझ रही है ना। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि एक ये वायर है, ठीक है, एक ये वायर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, यानी कि पहले इतना पतला वायर था और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ के इतना हो गया। एक्चुअल में ये पतले वाले वायर के साथ नीचे वाला जो पतला वाला वायर है ना, पैरेलली ऐड हो रहा है, पैरेलली, जिसकी वजह से दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है।
क्लियर हो रही बात को। इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है ना, तो जो वायर का थिकनेस यानी कि वायर जो है ना वो सारे के सारे पैरेलली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो पिछले वाले वायर के साथ आगे वाले वायर का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, सीरीज में ऐड हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा हमारा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन एरिया के साथ क्या है, एरिया के साथ अपोजिट है। अगर एरिया बढ़ रहा है यानी कि उसके साथ वायर जो है, वायर के सारे रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं, आपस में पैरेलली ऐड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। ये सबसे मेन पार्ट था जो हम शुरू में पढ़ाए थे रेजिस्टिविटी के साथ, वो जो फॉर्मूला था उसको हम बोले थे कि जब सीरीज और पैरेलल हम कंप्लीट कर लेंगे तभी सारे चीज ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रह गया है वोल्ट मीटर और एमीटर। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत जरूरी है। एक हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है ना हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया, ये हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, ठीक है। एमीटर सीरीज में, इसे हम लोग सीरीज में कहेंगे और इसको हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए ना, और पोटेंशियल डिफरेंस होता कब है, रेजिस्टेंस के दोनों तरफ होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के एक तरफ कुछ और पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ कुछ और पोटेंशियल। तो अरे उसके साथ हम तो पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा ना। अगर नहीं पैरेलल में ऐड करेंगे, मान के चलते हैं एक हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस को इसी के क्रॉस हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो दिखाएगा। हमको कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो किसी दो टर्मिनल के क्रॉस करते हैं, किसी भी डिवाइस के दो टर्मिनल के क्रॉस करते हैं। तो इसलिए अगर इसके टर्मिनल और इसके टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्शन तो पैरेलल कहलाता है। इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलली ऐड करते हैं, क्लियर बात। और करंट क्या है, करंट के साथ कुछ उतना नहीं है। जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि अगर आइडियल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है जीरो होता है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इसके पास भले ही कितना छोटा क्यों ना रेजिस्टेंस हो, ये क्या करेगा, इस सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अगर इस सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट घट जाएगा। यानी कि जिस चीज को मेजर करने के लिए हम एमीटर को ले आए और वही क्या कर दिया, करंट को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि सर्किट को ही डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर एमीटर ये सही नहीं हुआ ना। इसलिए जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ताकि हम यहां कनेक्ट करने के बावजूद भी इसके करंट में अफेक्ट ना आए। अगर हम इसका कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो ये सीरीज में इसके साथ कनेक्ट होगा, और सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ही अफेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस चीज को हम मेजर करने के लिए एमीटर को लगाएं और उसको ही वो डिस्टर्ब कर दिया। समझ आ रही बात को ना। इसलिए आइडियल एमीटर, आइडियल का मतलब ये एक्चुअल में संभव नहीं है। हम एमीटर जो बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस कोशिश करते हैं कि मिनिमल रहे, मिनिमल, लेकिन पूरा जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये क्या करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है उसको ये मेजर करता है, समझ आ रही है ना। तो इससे वो बता पाता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्लियर। और वोल्ट मीटर, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, इस आइडियल वोल्ट मीटर का हम कोशिश करते हैं जो रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो, यानी कि इनफाइनाइट। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट अगर रख दिए तो इसके थ्रू करंट पास करेगा ही नहीं। इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा तो फिर इसमें डेविएशन कहां से आएगा। इसलिए मजबूरन हमको इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि इसके रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इनफाइनाइट से कम रखा जाता है ताकि इसके थ्रू करंट जाए। अब जब हम थोड़ा सा कम कर देते हैं तो ओवरऑल पूरे सर्किट का क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि पैरेलल में ऐड कर रहे हैं ना। और पैरेलल में हम बताएं कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट क्या होता है, घट ही जाता है। और जब घट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो पोटेंशियल कम ड्रॉप करता है, समझ रही है ना। तो अब उस वक्त भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हम लोग आइडियल कुछ नहीं बना सकते, ना वोल्ट मीटर बना सकते हैं ना आइडियल एमीटर बना सकते, थोड़ा बहुत एरर चलता है, ठीक है। तो अब से याद रहेगा ना कि वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक का अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक मेन पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन और इसके पीछे का सारा टॉपिक खत्म हो गया है। और अगले वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।